नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोहरे का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में लगातार 5वें दिन संडे को भी कोहरे की मोटी परत छाई है। कोहरे की वजह से रेल, विमान सेवा और ट्रैफिक बाधित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि शहर का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसतन से 5 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश जगहों पर सोमवार सुबह तक और कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे से घने कोहरे की संभावना है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और इन 3 तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोहरे का असर किस तरीके से यातायात पे पड़ रहा है। अब जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। वाराणसी आईआईटी बीएचयू छात्रों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीते 1 नवंबर को इन्होंने छात्रों से दरिंदगी करते हुए उसकी वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसके वीडियो बनाकर परेशान करते थे, जिस वजह से छात्र ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया। बताया जा रहा है कि आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पांडे बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं, जिनकी कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीर वायरल हो रही है। तो वाराणसी की यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। बीते 1 नवंबर को दुष्कर्म किया गया था, छात्र का वीडियो बनाया गया था, उसके बाद से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था और अब इस बाबत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और बता दें आपको कि ये 2 आरोपी जो है, इसके अलावा एक और आरोपी है जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी है और ये बीजेपी के सदस्य आईटी सेल के बताए जा रहे हैं। तो 1 नवंबर को छात्रा से दरिंदगी की गई थी। सक्षम पटेल नाम बताया जा रहा है एक शख्स का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास चौबे हमारे साथ सीधे वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विकास, 3 की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ निकल के सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए स्वीटी, तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है पूरे मामले में। और आपको बता दें कि ये काफी बड़ी जो पूरा दुष्कर्म का मामला था, 1 नवंबर का हुआ था, जब बीएचयू आईआईटी एक छात्रा को जो है दुष्कर्म किया गया था बंदूक की नोक पर। साथ ही साथ उसका अश्लील वीडियो बनाया गया था, उसको वायरल करने की जो है धमकी दे रहे थे। लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो है मोड़ आ रहे थे। कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ अभी तक खाली थे, लेकिन इसके ठीक बाद जब प्रशासन को कामयाबी मिली, प्रशासन ने देर रात इन तीनों बदमाशों को दबोच लिया वाराणसी से ही। आपको बता दें कि तीनों का जो ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं वाराणसी के क्षेत्र से, तीनों जो है वाराणसी के रहने वाले हैं। लेकिन इसमें जो 2 बड़े नाम है वो है कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ सामने आ रहे हैं। लोग का कहना है कि ये जो है भाजपा के आईटी सेल के लोग हैं, जिनका ये पूरा कारनामा है। और तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जो तीनों बाइक पे बैठे हुए हैं, यही तीनों वो आरोपी हैं जो कि जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, और इनकी तलाश वाराणसी पुलिस को लगातार थी। सूत्रों की माने तो ये भी कहना है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं पहले पता लग चुका था कि ये लोग कौन है, इनकी शिनाख्त की जा चुकी थी 1 हफ्ते पहले ही। लेकिन प्रशासन इनके ऊपर हाथ डालने से बच रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो पूरा जो उनका पोर्टफोलियो है वो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों से है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा खुद इसमें जो है बड़ा नाम आ रहा है भाजपा का, क्योंकि ये भाजपा के आईटी सेल के भी लोग हैं। खुद इनकी फेसबुक प्रोफाइल, साथ ही साथ इनकी जो तस्वीरें हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही है। खुद वो चीज का बयान करिए जी। तो पुलिस ने कैसे गिरफ्तारी की और क्या प्लान के तहत पुलिस ने यहाँ पे मोर्चा संभाला?
बिल्कुल देखिए, पुलिस ने देर रात को दबिश दी और तीनों बदमाशों को जो है अलग अलग क्षेत्रों से उनके घर से दबोचा। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को पहले ही ये जानकारी थी कि आखिर में है कौन, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर हाथ डालने से बचा जा रहा था। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो जो भी इनके ऊपर सजा का प्रावधान, क्योंकि लगातार ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल बना हुआ था और इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीएचयू के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भाजपा के जो है स्टूडेंट यूनियन यानी कि एबीवीपी ने एनएसयूआई पर आरोप लगाया था, वहीं कांग्रेस ने स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने एबीवीपी पर आरोप लगाया था कि आपके जो लोग हैं वो इन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो जो आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी इसके ऊपर जो सजा का प्रावधान होगा वो सिद्ध होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी सफलता है वाराणसी पुलिस प्रशासन के लिए। जी, 1 महीने का वक्त लगा, सफलता तो इसको नहीं कहेंगे, इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लग गया विकास? देखिए स्वीटी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने पहले ये जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। 1 नवंबर की वो तारीख थी, 1 जनवरी आने वाला है कल, यानी कि नए साल से आने से पहले पहले पुलिस ने जो है इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 2 महीने का वक्त इसलिए भी लगा क्योंकि पूरा मामला जो है हाई प्रोफाइल बना हुआ था और इसके पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर तीनों अभियुक्तों की हम तलाशी करते हैं, तीनों अभियुक्तों का भी गिरफ्तार कर देते तो उनकी मॉब लिंचिंग का जो है वो कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा उग्र थी और लोगों का जो गुस्सा था वो इस पूरे मामले को लेकर फूट पड़ा था। पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा, सूत्रों की माने तो उनका भी ऐसा कहना है कि पुलिस को पता था कि आखिर में है कौन, लेकिन इनकी पहचान उजागर करने से वो भी बच रही थी, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है पुलिस आम जनता के हत्या न चढ़ जाए, इसके बाद इनका इलाज वो कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में देरी की गई और उसके बाद इनको अभी दबोचा गया। तो एक तरफ से लगातार जो है विपक्षियों द्वारा भी हमला किया जा रहा है और यही वजह कि अभी से कुछ देर पहले ही एनएसयूआई ने, जो कि स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, उन्होंने भी जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा की तरफ से जो है लगातार उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए, राजनीति तो होनी है, पूरा मामला लगातार हाई प्रोफाइल बना था क्योंकि शुरू से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही थी। अब गिरफ्तारी हो गई तो उसमें भी जो है एक बड़ा क्लू मिल गया है कांग्रेस को, साथ ही साथ विपक्षियों को, क्योंकि वो लगातार इस बात पर वार कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, ये जो आरोपी हैं, जो कहीं ना कहीं जो भाजपा के आईटी सेल के लोग हैं, जिनकी साफ साफ इनकी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, इनकी तस्वीर वायरल हो रही है बड़े बड़े नेताओं के साथ, जो कि भाजपा के शीर्ष नेता है, उनके साथ तस्वीर वायरल हो रही है, तो बहुत कुछ कहती है। देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। लेकिन ये तो तय है कि गिरफ्तारी होने के बाद इनको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और जो भी इनके ऊपर धाराएं बनती है उसके अनुरूप इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, बयान निकल के इनका कोई सामने आया है क्या विकास? देखिए, बयान फिलहाल अभी कुछ आधिकारिक तौर पर प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है। प्रशासन खुद एक प्रेस रिलीज निकालेगा, इसके बाद ही वो पूरे मामले का जो है खंडन कर पाएगा कि आखिर में पूरा जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी और कैसे पूर्ण हुई। लेकिन इन तीनों को दबोच लिया गया है और इन तीनों को जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। कल सुबह का वो समय रहेगा, कल सुबह तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उसके बाद इन तीनों से पूछताछ करेगी पूरी जो टीम है पुलिस प्रशासन की, वो इनसे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जो आईटी के लोग हैं वो भी इनसे पूछताछ करेंगे। और कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है एक तरह से साइबर क्राइम से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी तस्वीरों को वायरल करने की जो धमकी दी जाती थी बदमाशों द्वारा, बदमाशों ने पीड़िता को ये धमकी दी थी कि हम आपकी वीडियो को, जो वीडियो हमने बनाया है, इसको वायरल कर देंगे। तो इसमें साइबर यूनिट भी जो है इन्वॉल्व होगी पूरी घटना में और पूरी घटना की वो तहकीकात करेगी। जो कुछ भी क्लू होगा वो सामने आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये तो तय है कि सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो धाराएं थी वो काफी ज्यादा गंभीर है, तो इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये कई मायनों में ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर का इनके ऊपर जो हाथ था, बड़े बड़े लोगों का जो हाथ था, वो हाथ हट गया है और यही वजह की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, छात्रा से आपकी इस बाबत कोई बातचीत हुई है? उसका बयान कोई निकल के सामने आया गिरफ्तारी के बाद क्या? बिल्कुल, देखिए, जब ये पूरा मामला है प्रोफाइल बना हुआ था तो हमने छात्रा से भी बातचीत की थी। उनका साफ साफ तौर पर कहना था कि देखिए, हमको जब तक न्याय नहीं मिलता हम तब तक जो है संघर्ष करते रहेंगे। जो छात्र थे, जो लोग थे, बीएचयू प्रशासन के, बीएचयू विभाग के जो लोग थे, वो भी लगातार धरना दे रहे थे। उनका कहना तो उनकी एक ही मांग थी कि देखिए, हमको जो है आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, उनको जो है सख्त सख्त सजा मिले, उनकी ऐसी मांग थी। लेकिन इसके बाद जब ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो उसके बाद देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या वो पीड़िता छात्र का बयान होता है, क्या वो उनके ऊपर शिनाख्त करती है, क्या पहचानती है कि ये वही लोग थे, ये भी देखना होगा। लेकिन वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए जो कागजी प्रक्रिया होती है उसको पूरी की जा रही है। जी, ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय नगरी श्री अयोध्या जी अपने चिर पुरातन वैभव के साथ सज और संवर रही है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री का संकल्प था अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। वहां के खाने प्रभु आ रहे हैं,
और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से प्रभु राम। साल 2023 अब अलविदा कहने को है और नया साल 2024 दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में पूरा देश नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और सभी लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली देश की सबसे संवेदनशील जगह मानी जाती है और इस तरीके के मौके पर दिल्ली और आतंकियों, अपराधियों के निशाने पर रहती है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारियों को लेकर इंडिया वॉइस की टीम पहुंची दिल्ली और हरियाणा के उस बॉर्डर पर जो कि जॉन्टी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। वहां दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल खोखले दावे ही दिखाई दे रहे हैं। इस बॉर्डर पर न केवल दिल्ली पुलिस नदारत रही बल्कि सुरक्षा के नाम पर बैरिकेडिंग भी नजर नहीं आए। नए साल का वक्त है, ऐसे में अगर हम राजधानी दिल्ली में बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नए साल के मौके पर दिल्ली को संवेदनशील इलाकों में भी माना जाता है और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के द्वारा विशेष तैयारियां की जाती हैं और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर तो खास तौर पर हम तैयारी की बात करें तो दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जौनती बॉर्डर पर जो पीछे हरियाणा को जोड़ने का काम करता है और ये जौनती बॉर्डर का इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो रात का समय है और ऐसे में यहाँ पीछे से हरियाणा से तमाम जो वाहन हैं, वाहन चालक यहाँ पर दिल्ली में एंटर करते हैं। लेकिन अगर मैं अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस के तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर पुलिस पिकेट है और ना ही कोई पुलिस का जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है। आपको बता दें कि ये जौनती बॉर्डर है और यहाँ पे एमसीडी का टोल टैक्स है, यहाँ से जो दिल्ली है वो शुरू हो जाती है। और अगर हम नए साल की बात करें तो नए साल में जब दिल्ली संवेदनशील में मानी जाती है, कहीं ना कहीं जो अपराधियों की नज़र जो है वो दिल्ली पर विशेष तौर पर रहती है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो दावे हैं वो फिसड्डी साबित होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और दिल्ली पुलिस सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन जौनती बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा के दावे वो फिलहाल फिसड्डी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कड़ाके की ठंड में शमशान घाट से लकड़ी लाकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वही वीडियो एक युवक बोलता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि रुपए खर्च कर अपने शमशान घाट से लकड़ी लाते और अलाव जलाते हैं। वायरल वीडियो नगर पालिका सिद्धार्थनगर के मछली मंडी के पास का बताया जा रहा है।
खबर यूपी के बलिया से है, जहां मनियर ब्लॉक के मानिकपुर गांव के पिंडारी पूर्वे में सड़क पर गंदा नाले का पानी भरने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। तो वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोग हैं जो कि जमीन पर सालों से कब्जा करे हुए हैं, जिसके चलते पानी का निकासी नहीं हो रहा है। हालांकि गाँव में नाली बनी है लेकिन पानी गिरने का स्थान नहीं है, जिसके चलते सड़क पर गंदा पानी जमा हो रहा है। समस्या है कि यहाँ 15 साल से पानी लग रहा है और यहाँ प्रधान कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, जो भी प्रधान होते हैं, और यहाँ पानी लगता रहता है। और यहाँ का जो दबंग लोग हैं उन पर 15C का मुकदमा भी कराए हैं और 22 जुलाई 2022 से हम इस पर दरखास्त दे रहे हैं, जबकि 10 दरखास्त दिए हैं। 3 बार तहसीलदार साहब आए हैं और 2 बार SDM साहब आए हैं। जेपसी लेकर 1 बार तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब आए खुनाने के लिए। बरसात हो गई, वो खुना ना ही पाया और इसी तरह पानी लग रहा है। और लोग जबरदस्ती जो घर पर रास्ते पर लोग मिट्टी भर करके आना जाना चाहते हैं, कुछ दबंग लोगों को परिवार के लोग आ करके यहाँ कुदारी लेकर के गरीबों को मारने चल देते हैं और फिर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं मानिकपुर ग्राम सभा के प्रधान रमेश पासवान जी, 8-10 बरिस से ये मैटर है, ठीक ना सर। लेकिन इसमें RCC हुआ था, तो RCC हुआ फिर भी हमारा रोड डाउन के डाउन रह गया। पानी निकलने का जब हमारा रोड हाइट होगा तो हमारा पानी का निकास होगा। दूसरी बात कि भाई कुछ अन्य लोग हैं हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग कि मेड़ बांध लेते हैं, कुछ रुकावट करते हैं, तो इसलिए नहीं पासवान वर्ग के हमारे हर जनाबाजी की पानी निकलता है। मान लीजिए कि हम नए नए प्रधान हुए हैं, ये तो बहुत पहले से, जैसे जिला पंचायत JP थे उधर से इंटरलॉकिंग कर दिए, इधर से एथी हो गया तो पानी जाम रह गया, कोई विकास रहने का कोई मैटर नहीं निकला। और राजस्थान में शनिवार को भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने 22 विधायकों को शपथ दिलाई। इसमें किरोड़ी लाल मीणा जैसे अनुभवी नेता भी शामिल है। मंत्रिमंडल में शामिल कई नाम चौंकाने वाले भी रहे। जिन विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, उनसे इतर कई नाम कैबिनेट में शामिल किए गए। देखो, मंत्री की शपथ ली है, राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे, सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जवानों का जो भी पेपर हो वो पेपर लीक नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे और महिला का मान सुरक्षित रहे। देखिए, निश्चित रूप से प्राथमिकता जो समस्या है उसका समाधान करेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम देंगे उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। बड़ी कोई प्राथमिकता हाथ में लेकर चल रहे हो सरकार में आने के बाद, आप चूंकि आपको ये काम करना है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री का दर्जा दिया, अब वो जो भी काम देंगे उसका अध्ययन करके समाधान का प्रयास करेंगे। 5 साल की गहलोत सरकार एक बहुत बढ़िया एक अवसर है राजस्थान की जनता के लिए सीधे डायरेक्टली काम करने का, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और CM साहब को धन्यवाद देता हूँ। ये अवसर कभी कभी आते हैं जीवन के अंदर, और जैसे मैंने सेना में काम करा पूरी तरह से समर्पित, या खेलों में पूरी तरह से समर्पित, ये 5 साल जो जनता ने अभी दिए हैं इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर। खबर औरैया से है, जहां बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर हमला करते हुए करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है राम के नाम पर सियासत कर रहा है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रही है, लेकिन जनता मोदी के पक्ष में इकट्ठा हो रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या क्या कहा है सुब्रत पाठक ने। पक्ष जो है वो राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब
विपक्ष में इस देश में जब वोट मुसलमानों का इकट्ठा था, उनका वोट अधिक था, तो ये सब टोपी लगाते थे, मज़ारों पर जाकर चद्दर चढ़ाते थे। और आज जब हिंदू इकट्ठा हो गया है तो आज टोपी वाला भी बगल में न खड़ा हो जाए इसकी चिंता करते हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं, ये किसी के नहीं हैं, ये स्वयं के हैं और केवल स्वयं की चिंता करते हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।